Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव्स, उससे टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ की रिफ्लेक्शन, गूंज भी इसे बोलते हैं, इको भी इसी का नेम है। ये जो इको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इको ऑफ साउंड, ये भी गूंज है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का अल्टरनेट नेम है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए जो है वो बोर्ड में मोस्टली आता है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट, जब आवाज़ की वेव्स किसी सरफेस पर पड़ती हैं, एज एन इंसिडेंट वाक़ होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम पर। मीडियम डेंसर मीडियम भी है और रेयर मीडियम भी है, मोस्टली यहाँ पर हम डेंसर मीडियम की बात करेंगे। इट बाउंसेस बैक, ये पलट कर वापस आती हैं। साउंड वेव्स जो मैं बोल रहा हूँ, जब ये किसी सरफेस पर पड़ेंगी, जाकर सरफेस पर गिरती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो क्या होगा? वहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन कहते भी इसी को हैं, चाहे वो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लें, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ लें, बात एक ही होगी, तरीका एक ही होगा कि वहाँ पर लाइट रेज जा रही थी, रोशनी की शुआएं जा रही थी, यहाँ पर साउंड वेव्स जा रही हैं और किसी सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक, पलटकर वापस आती हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको। कि जब आवाज़ की वेव्स जा रही हैं और किसी सरफेस पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद पलटकर पहले ही मीडियम में वापस आ जाती हैं, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहेंगे, या उर्दू में हम लोग इसे गूंज बोलते हैं। ये जो गूंज क्रिएट हो जाती है, ये ख़ास तौर पर कब पैदा होती है? जब हमारी साउंड वेव्स जो हैं वो जा रही हैं। अमूमन ऐसा होता है कि किसी हम बड़े नए घर में, हॉल रूम में, बड़े हॉल रूम में, स्कूल के एग्ज़ाम्स हॉल में चले जाते हैं और स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो बुलंद आवाज़ से जाकर बोलना या शोर करना, चीखना स्टार्ट कर देते हैं छोटे बच्चे। तो फिर क्या होता है? वहाँ पर जो सरफेस है वो एम्प्टी सरफेसेस होती हैं, तो खाली सरफेसेस होती हैं। हमारी आवाज़, बच्चों की आवाज़ उस सरफेस से टकरा कर, पलट कर थोड़ी देर बाद दोबारा सुनाई देती है, उसे हम लोग इको कहते हैं, गूंज कहते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि कोई कि सर बाज़-औक़ात ऐसा होता है, न्यूली बिल्ट जो घर होता है, नया नया घर होता है, कोई नया नया बड़ा हॉल रूम बना हुआ है, तो वहाँ जब जाते हैं हमें फ़ील होता है, जब बातें कर रहे होते हैं उस घर में, उस रूम में, जब वो खाली होता है, अभी शिफ्टिंग नहीं हुई होती, तो क्या होता है? वहाँ पर गूंज ज़रा ज़्यादा हो रही होती है, आवाज़ जो है वो गूंज पैदा कर रही होती है, हमारी साउंड वेव्स। लेकिन आफ्टर शिफ्टिंग, कुछ अरसे बाद जब वहाँ शिफ्ट हो चुके होते हैं, तो उस घर में, उस रूम में वो सूरत हाल नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है? ये स्टूडेंट्स क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा, जब आप, जिस तरह मैं ठहरा हूँ, यहाँ पर ये रूम जो है वो एम्प्टी रूम है, खाली रूम है, इसके अंदर कोई सरफेसेस नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर जितनी साउंड्स हैं वो टोटल की टोटल सरफेसेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, टकरा कर वापस आ रही हैं। लेकिन जब हम लोग किसी रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर उसे हमने बेडरूम बनाया है, तो मैट्रिस है, बेड की जो है वो बेड शीट है, वहाँ पर सोफ़े हैं आप लोगों के, वहाँ पर कालीन है, वहाँ पर कर्टन्स हैं, पर्दे लगे हुए हैं, तो ये जितने मटेरियल्स के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे एब्जॉर्प्शन सलाहियत रखते हैं। ये भी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही होती इको की, कि जिसकी वजह से इको क्रिएट होती है। पहले उसी रूम में, उसी जगह पर इको क्रिएट हो रही होती है, और आफ्टर सम टाइम जब वहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है, तो देखा यह जाता है, मुशाहिदे में आता है कि वहाँ पर इको क्रिएट या इको जनरेट नहीं होती। उसकी रीज़न यही है। अब इको जो है वो आजकल आर्टिफिशियली, ये जितने भी साउंड सिस्टम्स आ रहे हैं असेंबली में आप लोगों के, या किसी जो है ना फंक्शन वगैरह पर जो साउंड सिस्टम मंगवाया जाता है, अमूमन नोट किया होगा आप लोगों ने,
वहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जनरेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर कि हमारी मर्ज़ी है हम इको को बढ़ा लेते हैं, हमारी मर्ज़ी है इको को कम कर लेते हैं। वो क्या होता है कि अगर मैंने उस माइक में जाकर बोला है हेलो, तो हेलो 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 2-3 मरतबा उसकी वॉइसेस जाएंगी। किसी बच्चे ने कोई सॉन्ग जो है वो सिंग किया है तो उसकी भी वॉइसेस जो है वो रिपीटिशन आ जाती है, तो इसे हम लोग इको बोलते हैं। अब उसकी कंडीशंस क्या हैं? इको जनरेट कराने के लिए कंडीशन है कि जितनी देर में जहाँ पर अगर कोई इको जनरेट हो रही होगी उसके लिए टाइम इंटरवल जो मस्ट बी जो 0.1 सेकेंड, उसमें जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हमारी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा के अंदर वो फिक्स है, वो बता दी गई है। वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आवाज़ की स्पीड हवा में कितनी बताई गई है? 340 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल कितना बता दिया गया इको के लिए? 0.1 सेकेंड। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें कि इको का डिस्टेंस कितना बनता है, इको मींस आवाज़ की वेव्स ने जाना है, टकराकर किसी सरफेस से वापस आना है, तो जितना वो जाने का और वापस आने का जो ट्रैवलिंग होगा, जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो वो हमारे पास S = V मल्टीप्लाइड बाई T। इस फार्मूले से V अभी मैंने बताया कि हवा में आवाज़ की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल इको के लिए 0.1 सेकेंड्स। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 34 मीटर। ये इको का डिस्टेंस आया। और याद रखिएगा इको का जो डिस्टेंस होगा वो डबल पाथवे पर होगा, यानी जाने के वक्त का भी और वापस आने का भी। बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल्स में यही स्टेटमेंट्स यूज़ करता है और स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इको का वर्ड आ गया तो इको में जो डिस्टेंस देगा वो डबल पाथवे का होगा, यानी जाते वक्त का भी साउंड वेव्स जब इंसिडेंट हो रही हैं और साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, डबल पाथवे कंसीडर किया जाता है, डबल डिस्टेंस होता है। और अगर उसको हाफ कर लिया जाएगा वो वन साइड डिस्टेंस क्या बन जाएगा? इको के लिए मिनिमम जो है वो 17 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कंपलसरी है, उसके बाद इको जनरेट हो जाएगी। वो कहता है इकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा भी सुन सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक आवाज़ सिर्फ एक ही मरतबा रिफ्लेक्ट हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के ज़रिए, ज़्यादा रिफ्लेक्शंस के ज़रिए, सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद हम एक आवाज़ को 2-3 दफ़ा, 2-3 टाइम्स जो है 2 और 3 टाइम्स हम उसे सुन सकते हैं, हम उसकी जो है इको जनरेट करा सकते हैं। अब इको क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन करेंगे और उसकी ये 3 बातें लिखेंगे कि इको के लिए सबसे पहले डेफिनेशन कि साउंड वेव्स जा रही हैं और टकराने के बाद पलटकर वापस आ जाना, उसे हम इको बोलते हैं, गूंज बोलते हैं। उसके लिए 3 चीज़ें हैं। टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड हवा में कितनी है बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड। इसके ज़रिए हम लोग जो है इको का डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। वो हमने इस फार्मूले की मदद से कितना निकाला है? 34 मीटर। ये इको का डिस्टेंस है। और अगर वन साइड डिस्टेंस किया जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 पर डिवाइड कर देंगे। जब 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो वो वन साइड डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 17 मीटर। आगे बेटा एक एक्टिविटी भी है, उसके ज़रिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी मेजर कर सकते हैं कि चार्ट के ज़रिए आप 2 पाइप्स बनाएं। जिस तरह आप ये जो है ना वॉल है, वॉल के साथ ही आप लोग यहाँ पर एक टेबल एडजस्ट करें, मेज़ एडजस्ट करें यहीं पर, और फिर क्या करें, यहाँ पर एक शीट लगा दें, स्क्रीन लगा दें। जो पाइप आप लोगों ने बनाए होंगे चार्ट को रोल करके, जिस तरह ये बुक है मेरे पास, अब चार्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसे जो है ना रोल करके जिस तरह हम लोग बना लेते हैं, तो आप लोगों ने उस चार्ट को रोल करके उसका पाइप बनाना है। उस टेबल पर एक पाइप इस तरफ रखना है ऐसे यहाँ पर, और दूसरा पाइप दूसरी एंड पर इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर जो ओपन एंड है, एक पाइप का ओपन एंड जो इस तरफ होगा
उस पर क्या करना है, आप लोगों ने क्लॉक रखकर, टेबल के ऊपर क्लॉक रखना है और जो उसकी नीडल्स होंगी, सुइयां होंगी, उनकी टिक टिक की जो साउंड होगी वो उस पाइप से, ओपन एंड से जाएगी और सीधी जाकर उस दीवार के उस सरफेस से टकराएगी, इंसिडेंट होगी, टकराने के बाद बाउंस बैक होगी और वहाँ पर आपने उस पाइप को जो है वो एडजस्ट करना है दूसरे पाइप को जो आप लोगों ने ले रखा होगा, तो वहाँ से वो साउंड आएगी और इस तरफ आकर आपने उसको अपने कान के ज़रिए ऑब्ज़र्व करना है, मुशाहिदा करना है कि उस क्लॉक की जो नीडल्स की टिक टिक की साउंड है वो आपको इस तरफ के जो पाइप्स हैं उसका जो ओपन एंड है वहाँ से आप लोगों ने सुननी है और यहीं से आपने उनको, जब तक क्लियर ना हो, उसके एंगल्स को सेट करना है। तो जब वो एंगल्स बिल्कुल क्लियर आपको इको आ जाएगी तो वो जो एंगल्स होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद का जो एंगल होगा, इंसिडेंट पे जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और जो बाद में एंगल बनता है यानी एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो अमूद गिराया हुआ है, जो स्क्रीन रखी हुई है हमने, उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या डेफिनेशन है, एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अमूद के दरमियान, जो भी हमने अमूदन कोई भी चीज़ रखी है, वहाँ पर स्क्रीन रखी है, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान जो जाविया बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए बेटा आप लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इको के टाइम और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की स्पीड, रफ्तार। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफली बताया था कि मैकेनिकल नेचर होती है, साउंड वेव्स मैकेनिकल नेचर होती हैं। अब मैकेनिकल भाई क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स, यानी वेव्स की टाइप्स हमने पढ़ा था। मैकेनिकल जो हैं वो उनको प्रोपेगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट मीडियम ट्रैवल कर जाती हैं। तो यहाँ पर अब मीडियम जो है, हम मटेरियल मीडियम ले रहे हैं, तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स पर मुश्तमिल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड बताना ये चाह रहा है छोटे से टॉपिक में, 2 नंबर के लिए ये भी इम्तिहान में आता है कि सॉलिड में ज़्यादा ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ साउंड, या लिक्विड में उसकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, या गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ इसके साथ थोड़ा सा क्लियर करता जाऊं, लाइट की स्पीड ऑफ जो है वो, लाइट रेज की जो है वो स्पीड है। अब स्टूडेंट्स को जब दोनों चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो स्पीड से रिलेटेड थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी स्पीड गैसेस में ज़्यादा है और किसकी स्पीड सॉलिड्स में ज़्यादा है। ये थोड़ा सा उलट प्रोसेस है इनका। जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में उससे कम और गैसेस में सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा हूँ। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनका अपोजिट है, यानी सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट। मैं एग्जांपल के तौर पर बच्चों को सुनाता होता हूँ। बहुत पहले टीवी पर प्रोग्राम आता था गीता और गिटार का, वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे और आंसर्स जो हैं वो फ़न की सूरत में करते थे, मज़ाहिया आंसर्स करते थे। तो मैं अपना बताऊं, याद करने के लिए बच्चों को ये ट्रिक बता रहा हूं कि याद कैसे करना है स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड, कि वो उन्होंने क्वेश्चन किया, उसमें सीता ने या गिटार से क्वेश्चन किया कि हम लोग ये जो लाइटनिंग होती है, आजकल मौसम भी है बारिश का, जो आसमानी बिजली होती है, इसकी जो लाइट भी आ रही होती है ज़मीन पर और गरज भी आ रही होती है, आवाज़ भी आती है, गूंज भी आती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, हम मुशाहिदा करते हैं कि हमें पहले लाइट ज़्यादा नज़र आती है। जब ज़्यादा लाइट नज़र आती है हम बल्कि डर भी जाते हैं, हमें फील हो जाता है फ़ौरन कि अभी से जो है वो गरज आएगी, उसमें डर जाता है इंसान। तो पहले लाइट आती है ज़मीन पर और उसके थोड़ी सी देर बाद 1 सेकंड्स या सेकंड्स का भी कम हिस्सा फ़ौरन ही गरज आ जाती है।
तो उसमें गिटार उसका फन में आंसर देता है, तो सिंपल सा आंसर है जी, उसने कहा आंखें पहले हैं तो नज़र पहले आ जाता है और कान पीछे हैं तो सुनाई बाद में देता है। तो वो फन में आंसर था, उसी रिलेटेड आप याद कर सकते हैं कि आंखें पहले हैं, इट मीन्स यहाँ पर हवा है, हवा में जो साउंड की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है, और साउंड की स्पीड क्या है, कम है। ये करीब और दूर का फर्क नहीं है, वो तो फन में आंसर दिया था। साइंस ये कह रही है हमें कि स्पीड ऑफ साउंड जो गैसेस में है वो कम है, इसीलिए आवाज़ बाद में आती है। लाइट की स्पीड जो है वो गैसेस में ज़्यादा है, इसीलिए लाइट पहले आ जाती है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि लाइट, सॉलिड और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड का अगर कंपैरिजन करेंगे तो सॉलिड्स में 10 टाइम्स ग्रेटर होगी लिक्विड्स की निस्बत, और अगर लिक्विड और गैसेस का कंपैरिजन करें स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम्स ग्रेटर होगी लिक्विड्स में एज कंपेयर टू गैसेस। और अगर हम सॉलिड्स का और गैसेस का डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करें तो सॉलिड्स में 15 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी गैसेस से। ये वाला जो मैंने लिखा है ये बुक में नहीं है, लेकिन इम्तिहान में, एग्जाम्स में 1 साल से पहले यानी 2 साल पहले जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन आ गया था, मल्टीपल जो है ऑब्जेक्टिव में आ गया था। स्टूडेंट्स को ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। अब वो अगर क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं वो खुद निकाल सकते हैं। अब ये देखें, इनका कंपैरिजन बुक ने खुद दिया है कि लिक्विड जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड गैसेस से कंपैरिजन किया जाए तो 5 टाइम्स ग्रेटर हैं लिक्विड में, और सॉलिड्स में गैसेस से कितने हैं, 15 टाइम्स ग्रेटर हैं। तो अंडरस्टूड है जब इसका डिफरेंस 5 टाइम्स का है, इसका डिफरेंस 15 टाइम्स का है, तो इनका डिफरेंस कितना बचेगा, वो 10 टाइम्स ग्रेटर होगा। ये आपने खुद क्रिएट करके वहाँ पर इसको चूज़ करना था आंसर, और चूज़ करना होगा। आप लोग बेटा इन छोटे से 2 टॉपिक्स को शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रिपेयर कीजिएगा। इस चैप्टर से जितने रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नोट्स भी इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप्स में। आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, स्टडी को फोकस कीजिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।